गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मनी चैप्टर का। जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई। अब देखो इंडिया के अंदर मतलब मनी सप्लाई, देखो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। इंडिया के अंदर कितनी मतलब लोगों के पास में कितना पैसा है, ठीक है, या तो कैश में या उनके बैंक में लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है, उसको हम लोग मनी सप्लाई कंसिडर करते हैं। गवर्नमेंट के पास या बैंकिंग सिस्टम के खुद के पास कितना खुद का पैसा है, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। लोगों का जो पैसा बैंक में पड़ा है और लोगों का जो पैसा उनके खुद के पास पड़ा है उसको हम लोग मनी सप्लाई में कंसिडर करते हैं। तो मनी सप्लाई को मेज़र करने के यहाँ पर जो है वो 4 मेज़र है। देखो M1, M2, M3, M4, ठीक है, 4 मेज़र्स हैं आपके पास में, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है, ठीक है, सिर्फ M1 आपके सिलेबस में है। तो इसीलिए इसने M1 का फॉर्मूला भी दे रखा है, M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD, और ऊपर एक मतलब रेड इंक से लिखा है हमने कि C प्लस DD, यानी कि C और DD को इसने प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी माना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी। देखो M1 का फॉर्मूला होता है C प्लस DD प्लस OD। इनका मतलब क्या है ये अभी समझते हैं, पर दो कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं, एक तो C और एक DD। अब क्या है ये C और क्या है DD, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो पहले हम लोग बात करते हैं C की। C में लिखा है C इक्वल्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जिसमें कॉइन्स और नोट्स दोनों आते हैं। मतलब जितनी भी करेंसी पब्लिक के पास है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, C यानी करेंसी, ठीक है, उसमें नोट्स भी आएंगे और कॉइन्स भी आएंगे। अगला है DD। DD का इसने लिखा है नेट डिमांड डिपॉजिट्स। देखो मैंने इसको अंडरलाइन किया है नेट डिमांड डिपॉजिट को, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है ये। अभी इसमें लिखना है DD इक्वल्स टू नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल। देखो DD को आप सिर्फ डिमांड डिपॉजिट पढ़ सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो नेट ही होता है, ठीक है। तो डिमांड DD इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। मतलब लोगों का जो पैसा है वो कॉमर्शियल बैंक के पास कितना जमा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं DD। लेकिन इसको सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को कंसिडर करेंगे, फिक्स डिपॉजिट को हम लोग मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानेंगे। लोगों का जो पैसा बैंक के पास पड़ा है वो भी कौन सा, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट के रूप में। अगर मैंने बैंक में FD करवा रखी है तो वो भी मेरा पैसा ही है, लेकिन उसको हम लोग मनी सप्लाई में कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ DD यानी डिमांड डिपॉजिट्स को ही मनी सप्लाई में कंसिडर करते हैं। तो इसने लिखा है नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। C स्टैंड फॉर करेंसी, DD स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, ओके। फिर अगला आता है OD। OD को इसने लिखा है अदर डिपॉजिट्स। ये जो दो ऊपर के जो दो कंपोनेंट है ना, C एंड DD, इसको प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कहेंगे। और जो लास्ट में है हमारे पास OD, वो भी एक कंपोनेंट है बट प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं है, ओके। अब OD में क्या है देखते हैं। देखो इसने लिखा है OD के अंदर अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। अब RBI के पास 3 डिपॉजिट्स हैं, उन तीनों डिपॉजिट्स को हम मनी सप्लाई का पार्ट मानेंगे। पहली डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड। अगर RBI के पास किसी इंडिया के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा पड़ा है तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, डिमांड डिपॉजिट कंसिडर करेंगे, ठीक है। RBI यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक। अगर RBI के पास किसी भी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा पड़ा है तो उसको हम लोग OD के अंदर कंसिडर करेंगे। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। अगर RBI के पास किसी फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, जैसे इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक फेडरल बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसी तरह से कोई भी सेंट्रल बैंक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई भी सेंट्रल बैंक का अगर पैसा RBI के पास पड़ा है या किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास पड़ा है तो उसको भी हम लोग OD में कंसिडर करेंगे। और थर्ड आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल गवर्नमेंट का नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पैसा पड़ा है RBI के पास उसको भी हम OD में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक बार वापस से देखते हैं। देखो M1 का क्या मतलब है। M1 के अंदर 3 चीज़ें आती है। फर्स्ट है आपका C यानी कि करेंसी, जो पब्लिक का पैसा लोगों के पास खुद के पास है कैश और कॉइन्स में, उसको कहेंगे C। फिर DD यानी डिमांड डिपॉजिट, जो कॉमर्शियल बैंक के पास पड़ा है हमारा पैसा, ठीक है। और फिर आता है OD यानी RBI के पास 3 लोगों का पैसा पड़ा है। RBI के पास अगर किसी भी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा पड़ा है तो उसको हम OD में कंसिडर करेंगे, लाइक नाबार्ड, ठीक है, लाइक LIC। दूसरा, अगर RBI के पास किसी फॉरेन सेंट्रल बैंक का या किसी फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा पड़ा है उसको भी हम लोग OD में कंसिडर करेंगे। और अगर RBI के पास किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा पड़ा है तो उसको भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, OD में कंसिडर करेंगे,
ठीक है। तो ओडी में 3 चीज़ें आएगी, डिमांड डिपॉजिट्स विद द आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिमांड डिपॉजिट ऑफ विद द आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द आरबीआई ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। इन तीनों का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है वो भी ओडी होगा, फिर डीडी भी फिर इसके बाद डीडी होगा और सी होगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो M1 आ जाएगा, यानी इंडिया में टोटल कितना मनी सप्लाई है वो हमको पता चल जाएगा। ओके, M2, M3, M4 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ एक ही मेजरमेंट पढ़ना है, दैट इज़ M1। ओके, अब आता है यहाँ पर जो अपन ने अभी अंडरलाइन किया था नेट डिमांड डिपॉजिट्स को। तो पहले हम लोग देखते हैं डिमांड डिपॉजिट्स होती क्या है। देखो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है। डिमांड डिपॉजिट्स में लिखा है दीज आर द चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफ़र ऑन डिमांड। बैंक में देखो 2 तरह की डिपॉजिट्स होती है, एक डिमांड डिपॉजिट होती है, एक होती है टर्म डिपॉजिट। एक होती है डिमांड डिपॉजिट, दूसरी होती है टर्म डिपॉजिट, या जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं। देखो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है, जिसको हम ऑन डिमांड कभी भी एनकैश कर सकते हैं, जिसको हम ऑन डिमांड कभी भी या तो मैं पैसे निकाल सकता हूँ या किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, तो डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है दीज आर द चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफ़र ऑन डिमांड। इट इंक्लूड बोथ सेविंग एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। बैंक में 2 तरह की डिपॉजिट्स होती है ना, एक तो सेविंग अकाउंट होती है और एक करंट अकाउंट होती है। इसमें दोनों ही अकाउंट्स की डिपॉजिट को शामिल किया गया है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे डिपॉजिट जिसको ऑन डिमांड या तो एनकैश कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जनरली हमारे बैंक में जो भी पैसा पड़ा होता है वो डिमांड डिपॉजिट ही होता है। तो दूसरी जो टर्म डिपॉजिट है, हालांकि वो हमको पढ़नी नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है, जिसको एक टर्म पूरी होने पर ही एनकैश किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एफडी, मान लेते हैं कि किसी के ग्रैंडफादर ने उनके मतलब ग्रैंडसन के लिए क्या किया है, एफडी करवा दी, और एफडी में एक शर्त डाल दी, एक टर्म डाल दी कि जब मेरा ग्रैंडसन 18 ईयर्स का होगा तब ये वो पैसा जो है उसको एनकैश कर सकते हैं। तो जब तक वो 18 साल का नहीं होगा तब तक ये क्या कहलाएगी, फिक्स डिपॉजिट रह जाएगी, तो वो डिमांड डिपॉजिट नहीं है। ओके, तो केवल डिमांड डिपॉजिट्स को ही हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, M1 का पार्ट कंसिडर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट को नहीं। ओके, अब डिमांड डिपॉजिट 2 तरह की है, एक ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और एक नेट डिमांड डिपॉजिट। अब ये ग्रॉस और नेट क्या है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डिमांड डिपॉजिट होती है वो नेट ही होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डिमांड डिपॉजिट होती है वो नेट ही होती है, और नेट को ही हमको क्या करना है, यहाँ पर कंसिडर करना है। नेट को ही हमको यहाँ पर देखो इसमें अपन को कंसिडर करना है, नेट को, ठीक है, ग्रॉस को नहीं। बट फिर भी हमको पढ़ना तो पड़ेगा इनका डिफरेंस क्या है नेट और ग्रॉस का। देखो नेट डिमांड डिपॉजिट में लिखा है इट नॉट इंक्लूड्स इंटर बैंकिंग क्लेम्स और इट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहता हूँ जैसे मैंने मेरा बैंक है, मान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया, और मैंने बैंक ऑफ इंडिया से मान लेते हैं ए नाम का एक बंदा है, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंक किसी वजह से वो ट्रांसफ़र हाथों हाथ नहीं कर पाता है। मान लेते मैंने चेक दिया उसको, ठीक है, 10,000 का, तो मेरे अकाउंट से पैसा 10,000 कम होना चाहिए और उसके अकाउंट में पैसा 10,000 बढ़ जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, वो पैसा नहीं बढ़ पा रहा है कोई भी रीज़न की वजह से, 3-4 दिन लग रहा है उसमें, तो 3 दिन तक ये जो क्लेम है इसको कहेंगे इंटर बैंकिंग क्लेम। ये 10,000 रुपीज़ बैंक ऑफ इंडिया से कट के SBI के अंदर ऐड होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इंटर बैंकिंग क्लेम कहलाएगा, ठीक है। तो हमको कभी भी इंटर बैंकिंग क्लेम को इसमें कंसिडर नहीं करना है। जो पैसा अटका हुआ है ना, दोनों बैंक में से किसका है पता ही नहीं है, वो इंटर बैंकिंग क्लेम है। तो इंटर बैंकिंग क्लेम को हम नेट में कंसिडर नहीं करते हैं, बट ग्रॉस में सारे के सारे क्लेम्स को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, चाहे वो सेटल हुआ है चाहे नहीं हुआ है। तो समझ रहे हैं आप, मैंने जो आपको आज जो बताया है वो ये बताया है कि मनी का जो सप्लाई है उसका मेजरमेंट 4 है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही मनी मेजरमेंट है, दैट इज़ M1। क्या फॉर्मूला होता है M1 का, C + DD + OD, ठीक है। C का मतलब करेंसी, डिमांड, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब अदर डिपॉजिट। और अदर डिपॉजिट में 3 लोगों की डिपॉजिट्स RBI के पास होगी। फर्स्ट, अगर RBI के पास किसी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा पड़ा है, OD का पार्ट है। अगर RBI के पास किसी फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा पड़ा है, OD का पार्ट है। और अगर RBI के पास किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा पड़ा है तो भी वो OD का पार्ट होगा, ओके। और फिर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, जिसको ऑन डिमांड या तो एनकैश किया जा सके या किसी को ट्रांसफ़र किया जा सके। और इसमें दोनों ही अकाउंट की डिपॉजिट्स आएगी, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो,
ठीक है। और ग्रॉस का मतलब क्या होता है, इंटर बैंकिंग क्लेम जिसमें कंसिडर होते हैं, और नेट का मतलब क्या होता है, जिसमें इंटर बैंकिंग क्लेम कंसिडर नहीं होते।